बेंगलुरु में एक जगह है, एक लोकेलिटी है जिसका नाम है आरटी नगर। ये आरटी नगर एक बड़ा एरिया है जिसकी हद में कई सारे मोहल्ले आते हैं। तो इसी आरटी नगर के इलाके में एक रिहायशी इलाके में एक मकान में एक परिवार रहा करता था और ये परिवार था प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल सचदेव का। प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल सचदेव इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे और काफ़ी विद्वान थे। इनके साथ इनकी पत्नी रहा करती थी और साथ में दो बेटे रहा करते थे। एक बेटा जिसका नाम दीपक था वो रहता था, जिसकी उम्र थी तकरीबन 35 ईयर्स यानी 35 साल की, और एक बेटा जिसका नाम था अनुराग उर्फ हैप्पी। अनुराग उर्फ हैप्पी इनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं था बल्कि इनका भतीजा था, लेकिन चूंकि इनका जो अपना बेटा था वो एक स्पेशल चाइल्ड था तो इन्होंने अपने भतीजे को अपने बेटे के तौर पर गोद ले रखा था और इसी वजह से अनुराग उर्फ हैप्पी भी इनके साथ रहता था। तो सचदेव परिवार में इस तरह से कुल मिलाकर 4 लोग थे। खुद प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल सचदेव, उनकी पत्नी रीटा जिनकी उम्र 71 साल और 67 साल की थी, यानी प्रोफेसर सचदेव 71 ईयर्स के थे और उनकी जो वाइफ हैं रीटा वो 67 ईयर की, और बाकी दीपक का उम्र मैंने आपको बताया ही 35 ईयर, और जो अनुराग है दूसरा बेटा कह लें या कह लें गोद लिया हुआ बेटा, उसके उम्र के बारे में बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो भी एक नौजवान लड़का था। तो ये चारों वहाँ रहते थे। लेकिन इस परिवार के साथ 16 फरवरी 2009 को एक बहुत ही भयानक वारदात हुई और इस वारदात के बारे में लोगों को पता यूँ चला कि ये जो दूसरा बेटा था अनुराग उर्फ हैप्पी, ये अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर था और बाहर गए हुए उसे 2-3 दिन हो गए थे। इस बीच वो लगातार अपने मम्मी पापा को यानी मिस्टर सचदेव को और मिसेस रीटा को लगातार फ़ोन कर रहा था इस उम्मीद से कि उसकी मम्मी पापा से बात होगी। लेकिन 15 फरवरी को वो लगातार इनको फ़ोन करता रहा, लेकिन बुज़ुर्ग दंपति ने फ़ोन नहीं उठाया। वो बहुत परेशान रहा, बेचैन रहा। 16 तारीख को उसने फिर से इन लोगों को फ़ोन करना शुरू किया, लेकिन उसके मम्मी पापा ने 16 तारीख को भी फ़ोन नहीं उठाया। और तब अनुराग काफ़ी परेशान हुआ और उसे लगने लगा कि ऐसा क्या हो गया कि मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। वो अपने भाई दीपक को तो कांटेक्ट कर नहीं सकता था क्योंकि दीपक एक स्पेशल चाइल्ड था, तो वो बहुत बेचैन हो गया। और फिर उसने अपने पड़ोस में रहने वाले एक अंकल को फ़ोन किया जिनका नाम है राजेश दीवान। राजेश दीवान को अनुराग ने फ़ोन करके ये कहा कि अंकल एक बार जाकर प्लीज़ हमारे घर में देखिए कि मम्मी पापा कल से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो ठीक तो हैं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है उनको। जब ये बात मिस्टर दीवान को पता चली तो वो अपने पड़ोस में रहने वाले सचदेव परिवार के पास पहुँचे। लेकिन जिस बात की आशंका या जिस बात का डर अनुराग को था, कुछ वैसा ही मंजर सचदेव परिवार में नज़र आया, सचदेव परिवार में दिखा। मिस्टर दीवान ने देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और खिड़की से जब उन्होंने झांक कर देखा तो उन्होंने ये नोटिस किया कि दीपक, जो सचदेव दंपति का अपना बेटा है, वो घर के अंदर फर्श पर मृत पड़ा हुआ है, यानी बेजान उसका जिस्म घर के अंदर फर्श पर पड़ा हुआ है, जिसे देखने से बाहर से खिड़की से ही ऐसा लग रहा था कि शायद वो अब जिंदा नहीं है। ऐसे में मिस्टर दीवान काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने फ़ौरन अनुराग को फ़ोन किया और अनुराग को फ़ोन करके बताया कि अनुराग बहुत भयानक बात है, तुम्हारे घर के अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और घर का दरवाज़ा बंद है और तुम्हारे भाई की तो बॉडी हमें नज़र आ रही है, खिड़की से झांक के देखा हमने, फर्श पर पड़ी हुई है और तुम्हारे मम्मी पापा दिख नहीं रहे हैं। तो ये बात जब अनुराग ने सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो तो पहले ही डरा हुआ था कि मम्मी पापा फ़ोन नहीं उठा रहे। उसने कहा कि ठीक है अंकल, आप पुलिस को फ़ोन कीजिए, मैं भी जल्द से जल्द घर पहुँचता हूँ। राजेश दीवान, जो कि पड़ोसी थे जिन्होंने पहली बार ये सब कुछ डिस्कवर किया था, उन्होंने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया, यानी आरटी नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस को। इस बीच जब पुलिस को जानकारी मिली कि एक परिवार में कुछ इस तरह की अनहोनी हुई है कि परिवार के 2 लोग गायब नज़र आ रहे हैं और घर के बेटे की लाश वहाँ पड़ी हुई दिख रही है, तो आरटी नगर की पुलिस फ़ौरन दलबल के साथ इस सचदेव परिवार के पास पहुँची, मामले के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए और पता करने के लिए। अगर किसी मदद की दरकार हो तो वो भी पुलिस करेगी। तो पुलिस की टीम, आरटी नगर थाने की पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और अनुराग, जो कि बेंगलुरु से बाहर था, अपने दोस्तों के साथ कहीं गया हुआ था, वो भी बेंगलुरु के लिए रवाना हो गया। पुलिस ने घर का दरवाज़ा तोड़ा और तोड़कर जब पुलिस अंदर गई तो आसपास के लोग और अनुराग, सबको जिस बात का डर था वही नज़र आया। अंदर एक नहीं, यानी सिर्फ दीपक की नहीं, बल्कि मिस्टर पुरुषोत्तम लाल सचदेव और उनकी पत्नी रीटा की भी लाश पड़ी थी।
ये तीनों लाशें अलग अलग जगह पर पड़ी थीं और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और मौके पर ही कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिन्हें देखकर लगता था कि इस परिवार के तीनों लोगों के साथ जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है, उनका कत्ल किया गया है। एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर का जो केबल होता है वो भी वहाँ मौके पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद इस केबल से गला घोंटकर उनकी जान ली गई है। एक दुपट्टा भी मौके पर था जिसे शायद हथियार के तौर पर, मतलब कत्ल के हथियार के तौर पर कातिलों ने इस्तेमाल किया था और उससे भी गला घोंटा गया था। ये सारी चीज़ें वहाँ पुलिस को मौके पर मिली। पुलिस ने क्लियर कट ये मामला मर्डर का था, सीन ऑफ क्राइम को देखने से ही ये पता चल रहा था। तो पुलिस ने उन तीनों बॉडीज़ को रिकवर किया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसी के साथ चूंकि ये कत्ल का और बल्कि ट्रिपल मर्डर का एक गंभीर मामला था और वो भी शहर के एक पॉश इलाके में, और परिवार भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि आईआईएससी के एक नामी प्रोफेसर, उनकी बीवी और बेटे के कत्ल का मामला था, तो बेंगलुरु पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने का। बेंगलुरु में भी लोग इस घटना के बाद से काफ़ी डरे हुए थे और वो लगातार पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि वो इस केस को तुरंत सॉल्व करे और गुनहगारों को गिरफ्तार करे। अब पुलिस इस मामले की जांच में लगी और पुलिस का शक फौरी तौर पर यानी शुरुआती तौर पर दो लोगों पर गया। एक तो खुद उस अनुराग पर गया जो इस घर का दूसरा बेटा था, यानी जिसे सचदेवा दंपति ने गोद ले रखा था, क्योंकि वो घर में मौजूद नहीं था, वो गायब था। तो क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर वो इस साजिश में शामिल था, पुलिस को ये पता करना था। ऊपर से जब पुलिस ने और छानबीन की तो पता चला कि अनुराग जो है उसे कुछ बुरी आदतें भी हैं, गलत संगत में भी वो लड़का है। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुराग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर या अपने किसी वेस्टेड इंटरेस्ट में, लालच में आकर अपने ही पालकों की यानी मम्मी पापा की और भाई की हत्या कर दी। ऐसा पुलिस को शक हो रहा था। तो पुलिस अनुराग से पूछताछ करना चाह रही थी और इसी के साथ पुलिस की रडार पर जो दूसरा आदमी था जिस पर पुलिस को शक था वो थी इस घर की मेड सर्वेंट, जो तकरीबन महीने भर पहले सचदेवा दंपति के यहाँ अपॉइंट की गई थी और ये मेड सर्वेंट जो है वो पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। इत्तेफाक से ये जो मेड सर्वेंट है ये भी इस घटना के बाद से गायब थी। हालांकि जो अनुराग बेटा भी गायब था वो अब वापस आ गया था और वो पुलिस की पूछताछ में लगातार पुलिस को कोऑपरेट कर रहा था। उससे पुलिस जो भी सवाल पूछ रही थी वो बहुत ठंडे दिमाग से सारे सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन पुलिस उसे फिलहाल क्लीन चिट नहीं दे रही थी, क्योंकि ऐसा कई बार कई मामलों में देखा गया है कि जो कातिल है वो बहुत ओवर स्मार्ट बिहेव करते हुए कातिलों को ढूंढने का ड्रामा करता है, पुलिस को कोऑपरेट करता है। इसीलिए पुलिस जो है वो अनुराग पर पूरी तरह यकीन नहीं कर रही थी और उससे कई स्टेजेस में अलग अलग वक्त पर पूरी घटनाक्रम के बारे में जो कुछ भी उसे पता था पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी थी। लेकिन पूछताछ करने के साथ ही पुलिस को यह भी लग रहा था कि जिस तरह से ये जवाब दे रहा है और जिस तरह से सारी बातें हुबहू बता रहा है कहानी, तो उससे पुलिस को लग रहा था कि शायद ये इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन पुलिस आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले थोड़ा और वक्त लेना चाहती थी। उधर सुचित्रा पर तो शक था ही, क्योंकि जो मेड सर्वेंट है पश्चिम बंगाल की रहने वाली सुचित्रा हालदार, वो इस घटना के बाद से गायब थी। उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ था। ये सुचित्रा बेंगलुरु में अकेली नहीं रहती थी, बल्कि उसके साथ उसका पति भी बेंगलुरु में रहा करता था, जो कोई और छोटा मोटा काम करता था। और सुचित्रा के पति का फ़ोन नंबर जो है वो भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था इस घटना के बाद से, जो अपने आप में इस बात की तरफ इशारा करता था कि हो ना हो इस घटना में इस मेड सर्वेंट दंपति का रोल ज़रूर हो सकता है। अदरवाइज़ ये ऐसा इत्तेफाक नहीं होता कि किसी का मोबाइल फ़ोन यूं स्विच ऑफ हो जाए और लगातार स्विच ऑफ रहे और एंड उसी दिन से स्विच ऑफ हो जाए जिस दिन ये घटना हुई है। पुलिस अब सुचित्रा और उसके पति को ढूंढ रही थी, लेकिन काफ़ी दिनों तक इस दंपति की तलाश करने के बावजूद पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि पुलिस इन्हें सिर्फ बेंगलुरु में ढूंढ रही थी, क्योंकि ये बंगाल के थे तो पुलिस की अलग अलग टीमें बनी। सुचित्रा, उसके पति दीपक और उनकी 5 साल की एक बेटी थी, इनके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई और इनकी तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें पश्चिम बंगाल भी गई। ये पता चला कि सुचित्रा के कुछ रिश्तेदार कर्नाटक के ही कोरामंगला में रहते हैं, तो कोरामंगला में एक टीम भेजी गई। और ये भी पता चला कि दिल्ली में भी कुछ जानकार हो सकते हैं, तो दिल्ली भी एक टीम भेजी गई। तो अलग अलग टीमें सुचित्रा और उसके पति दीपक की तलाश में अलग अलग जगहों पर भटकती रही, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद इस दंपति के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक हाई प्रोफाइल केस था। पुलिस पर इस केस को सॉल्व करने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और लगातार वक्त भी गुजरता जा रहा था। आखिरकार इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें स्ट्रैंगुलेशन को डेथ की वजह बताई गई और सीन ऑफ क्राइम पर जिस तरह से दुपट्टा और मोबाइल चार्जर का केबल पड़ा हुआ था, उससे ये इंडिकेशन तो मिल ही रहा था कि स्ट्रैंगुलेशन हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उस बात को सपोर्ट कर रही थी। अब
पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, लेकिन कॉज ऑफ डेथ भी पता चल गया, लेकिन कातिल कौन है और वो कब पकड़े जाएंगे ये बात जो है वो कोई नहीं जानता था। बेंगलुरु पुलिस काफ़ी दबाव में थी और इस तरह से तफ्तीश करते करते तकरीबन 10 महीने का वक्त गुजर गया। अब पुलिस ने ये तय किया कि वो इस मामले को एक बार रिविजिट करेगी और ज़रूरत पड़े तो इस मामले के जो जांच अधिकारी हैं उसको चेंज किया जाएगा। इसके बाद एक पुराने पुलिस ऑफिसर जो कि बेंगलुरु में हुए कई आतंकी हमलों के मामलों की भी जांच कर रहे थे और जिनकी गिनती बहुत शार्प इन्वेस्टिगेटर के तौर पर होती थी, उनको बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में असाइन किया, उनको जिम्मेदारी दी। इस इंस्पेक्टर साहब का नाम था CW पुवैया। तो CW पुवैया की गिनती बेंगलुरु पुलिस के धाकड़ ऑफिसरों में होती थी और इनको तकरीबन 10 महीने बाद, घटना के तकरीबन 10 महीने बाद इस मामले में जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सीन ऑफ क्राइम जो है वो 10 महीने बाद तक तो जाहिर है प्रिजर्व रह नहीं सकता था, लेकिन सीन ऑफ क्राइम से बहुत सारे एविडेंसेस इससे पहले जो टीम इस मामले की जांच कर रही थी उसने उठाए थे और उन एविडेंसेस में कुछ सस्पेक्टेड फिंगरप्रिंट्स थे, नोकिया मोबाइल फ़ोन का एक चार्जर था और साथ ही दुपट्टा था, खून से सनी हुई कुछ रुई के टुकड़े वहाँ मौके पर थे, नाखूनों के टुकड़े वहाँ मौके पर थे। ये सारी चीज़ें वहाँ से पुलिस ने इकट्ठा की थी और घर से बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। ये भी पुलिस की टीम ने पहले इन सारी चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करके रखा हुआ था। इन सारी चीज़ों को जो नए ऑफिसर हैं CW पुवैया, उन्होंने बहुत बारीकी से इन सारी चीज़ों को देखा, गौर किया और जब पूरे घर की तलाशी ली और कुछ नाते रिश्तेदारों से भी बातचीत की, जो लोग मरे थे, मतलब सचदेवा परिवार के जिन लोगों की मृत्यु हुई थी उनके कुछ नाते रिश्तेदारों से बात की, तो एक और मेजर क्लू इस मामले में पुलिस टीम को मिली। वो क्लू क्या था? वो क्लू था जो मेड सर्वेंट जो शक के दायरे में थी, सुचित्रा हालदार और उसका पति दीपक हालदार, इनकी एक तस्वीर पुलिस को मिली जिसमें पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी नजर आ रही थी और ये एक क्लियर कट तस्वीर थी। अब इस तस्वीर के सहारे पुलिस को इस हालदार दंपति को ढूंढना था और कुछ जो एविडेंसेस या क्लूज वहाँ से पुलिस ने इकट्ठा किए थे वो तो मैंने आपको बताया ही। अब मिस्टर पुवैया जो है उन्होंने तय किया कि अब वो पश्चिम बंगाल में जाकर इनकी तलाश करेंगे। पता करते करते पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि ये हालदार दंपति जो शक के घेरे में है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना ज़िले की रहने वाली है। तो एक पुराना पुलिस कांस्टेबल, पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये वो पुलिस कांस्टेबल है जो पहले इस मामले की जांच करने वाली टीम में भी शामिल था और वो पश्चिम बंगाल गया था और वहाँ उनको काफ़ी दिक्कत हो रही थी लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि बेंगलुरु की जो पुलिस टीम थी और उनमें ज़्यादातर ऑफिसर्स या ज़्यादातर एम्प्लॉई ऐसे थे जो कन्नड़ बोलते थे और थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलते होंगे, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में जा रहे थे तो वहाँ के लोग थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी बोलते होंगे और बांग्ला बोल रहे थे, तो एक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर था। लेकिन उस पुराने टीम से एक कांस्टेबल था तेज तर्रार विनय, इसको मिस्टर पुवैया ने अपनी टीम में रखा और विनय को लेकर जो है वो पहुँचे फिर से दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल। यहाँ जाने के बाद हालदार परिवार के जो नाते रिश्तेदार हैं उनके बारे में जानकारी जुटाई, बहुत शांति से और बहुत चोरी छिपे तरीके से सुचित्रा हालदार और उसके पति दीपक हालदार के बारे में पुलिस टीम पता करने लगी। लेकिन यहाँ पर भी महीनों का वक्त गुजरता रहा और इस दंपति के बारे में कोई ट्रेसेस, कोई क्लू उनको नहीं मिल पा रहा था। इस बीच मिस्टर पुवैया को अपनी किए हुए एक पुराने काम की बात याद आई। असल में हुआ ये था कि बेंगलुरु से कुछ समय पहले एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर कोलकाता चली गई थी। तो जिस आदमी की बेटी अपने घर से भागी थी उस आदमी की मदद करते हुए मिस्टर पुवैया ने उस समय कोलकाता जाकर रेड किया था और इस आदमी की बेटी को कोलकाता से रिकवर करके लेकर आए थे। ये जो एफर्ट मिस्टर पुवैया ने किया था, इसकी वजह से वो आदमी मिस्टर पुवैया का बहुत ज़्यादा एहसानमंद था। इस आदमी का नाम है राम प्रसाद। तो राम प्रसाद रेलवे के एम्प्लॉय थे और चूंकि उनका कनेक्शन अपनी बेटी की वजह से किसी न किसी तरीके से पश्चिम बंगाल से जुड़ता था, तो इन्होंने ये तय किया मिस्टर पुवैया ने कि वो राम प्रसाद से मदद मांगेंगे और उन्होंने रेलवे एम्प्लॉय मिस्टर राम प्रसाद को कांटेक्ट किया और जैसे ही कांटेक्ट किया राम प्रसाद बहुत खुश हुए क्योंकि उनका मन जो है वो मिस्टर पुवैया के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ था। वो बहुत ग्रेटफुल थे, बहुत एहसानमंद थे कि उनको मिस्टर पुवैया ने किसी काम के लायक समझा। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज के ज़माने में भी लोग इतने एहसानमंद हो सकते हैं, क्योंकि ज़माना तो एहसान फरामोशों का है। लेकिन राम प्रसाद इतने एहसानमंद थे कि उन्होंने अपने रेलवे की नौकरी से 1 महीने की छुट्टी ली और उन्होंने कहा कि वो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में मिस्टर पुवैया की मदद करेंगे। और उसके बाद मिस्टर पुवैया जो इंस्पेक्टर थे उनके बुलावे पर वो बेंगलुरु से कोलकाता पश्चिम बंगाल पहुंच गए। कोलकाता होते हुए बल्कि
साउथ 24 परगना पहुंच गए और वहां जाकर मिस्टर पुवैया को उन्होंने ज्वाइन किया। रामप्रसाद को बांग्ला भी आती थी, इसका भी बेनिफिट मिस्टर पुवैया को मिला और रामप्रसाद को साथ लेकर मिस्टर पुवैया और एक दो और पुलिस वाले इस मामले की छानबीन पश्चिम बंगाल में करते रहे। इतने दिनों तक पश्चिम बंगाल में रहते हुए मिस्टर पुवैया जो इंस्पेक्टर थे, उनका डील डोल और हुलिया भी काफ़ी हद तक बदल चुका था। वहाँ उस मिशन में वो ऐसे लगे कि उन्होंने शेव वेव बनाना छोड़ दिया और दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई और उनकी हालत जो है वो बाबाओं जैसी हो गई। मतलब आमतौर पर जिस तरह से साधु सन्यासी दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं। उन्होंने ये बताया कि एक बार उनके घर वालों से जब इसी दौरान उनकी बातचीत हुई तो घर वालों ने उनकी जब शक्ल देखी, चेहरा जब देखा, तो खुद घर वाले भी उनको नहीं पहचान पा रहे थे। तो इतना उन्होंने अपना अपीयरेंस चेंज कर लिया था और ये शायद मिस्टर पुवैया की रणनीति का ही हिस्सा था कि वो अपनी आइडेंटिटी भी बिल्कुल बदल कर रखें ताकि हालदार दंपत्ति के बारे में जिनकी तलाश में वो गए हैं उनको चोरी छिपे ढूंढने में इनको मदद मिले। दिक्कत ये भी थी, मिस्टर पुवैया ने बताया कि जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है वो इस मामले में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी। यानी जिस सस्पेक्टेड कपल को ढूंढने के लिए बेंगलुरु पुलिस की टीम वहाँ पहुँची थी, वहाँ नॉर्थ मतलब साउथ 24 परगना की जो पुलिस टीम थी वो इस मामले में बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी, मदद नहीं कर रही थी। इससे बेंगलुरु पुलिस की टीम, मिस्टर पुवैया की टीम काफ़ी निराश हताश भी थी। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और इन्होंने सुचित्रा और उसके पति दीपक के बारे में जानकारी जुटाते रहने का फैसला किया। आखिरकार एक जानकारी ये भी मिली कि दीपक जो है वो साउथ 24 परगना में ही रिक्शा चलाता है, रिक्शा पुलर का काम करता है और वो अपने ससुराल में ही रहता है घर जमाई के तौर पर, क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं है और ससुराल के लोग यानी सुचित्रा के घर के लोग अपने दामाद को, दीपक को सपोर्ट करते हैं। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने जो दीपक का ससुराल था यानी जो मेड सर्वेंट थी सुचित्रा, उसका जो मायके वाला जो विलेज था, गांव था, वहाँ पर पुलिस ने अपनी जांच केंद्रित की और इनके बारे में पुलिस जानकारी जुटाने लगी, सुचित्रा के बारे में और दीपक के बारे में। लेकिन वहाँ पर भी इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जो है कहीं से भी इस परिवार को मिल नहीं पा रही थी। अब जो मिस्टर पुवैया हैं उनके पास वो तस्वीर थी जिस तस्वीर में सुचित्रा, दीपक और उनकी 5 साल की बेटी नजर आ रही थी। पुलिस ने यह तय किया कि अगर इतनी छोटी 5 साल की बेटी है तो वो ज़रूर कभी ना कभी उनका चक्कर पास के हॉस्पिटल में लगता होगा, क्योंकि बच्चे अक्सर बीमार होते हैं, अस्पतालों में उनका आना जाना लगा रहता है डॉक्टरों के पास, प्लस पास के स्कूल में भी वो बच्ची जाती होगी। तो उस बच्ची के ज़रिए अब उसके माँ बाप का पता लगाने का इस पुलिस टीम ने फैसला किया और मिस्टर पुवैया ने जो तस्वीरें उनको इस सस्पेक्टेड कपल की मिली थी, उन तस्वीरों को लेकर पुलिस टीम जो है कुछ हॉस्पिटल्स में और लोकल स्कूल्स में जाकर पता करने लगी। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली। पहली कामयाबी और बड़ी कामयाबी ये मिली कि ये जो 5 साल की बच्ची थी वो एक लोकल स्कूल में पढ़ती थी और एक टीचर ने, जब उनको पुलिस वालों ने ये तस्वीर दिखाई तो उस टीचर ने इस बच्ची को देखकर पहचान लिया और कहा कि अरे ये तो हमारे स्कूल में पढ़ती है, लेकिन ये अपने पेरेंट्स के साथ नहीं आती है बल्कि अपने ट्यूशन टीचर के साथ हमारे स्कूल आती है और ट्यूशन टीचर ही उसे स्कूल में ड्रॉप भी करता है और पिक भी करता है। तो पुलिस ने कहा कि क्या आप उस ट्यूशन टीचर के बारे में हमें बता सकते हैं, उससे मिला सकते हैं? तो स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने कहा बिल्कुल मिला सकते हैं। ट्यूशन टीचर का नाम है आकाश मंडल। तो शाम को जब छुट्टी के वक्त आकाश आएंगे तो मैं आपसे उनको मिलवा दूंगा। अब पुलिस की टीम जो है वो स्कूल के बाहर इंतजार करती रही। सादे लिबास में थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे उनकी भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, तो कोई देख कर कह भी नहीं सकता था कि ये पुलिस वाले हैं। तो आकाश मंडल जब ट्यूशन टीचर उस बच्ची को पिक करने के लिए आए तो पुलिस की इस टीम से स्कूल के टीचर्स ने आकाश मंडल की मुलाकात करवाई। आकाश को पुलिस टीम ने भरोसे में लिया और ये बताया कि वो इस बच्ची के पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मर्डर वाली बात नहीं बताई, खासकर ट्रिपल मर्डर की बात नहीं बताई। ये कहा कि छोटा मोटा क्राइम का केस है, थेफ्ट का, बेंगलुरु का, उस मामले में उनसे थोड़ी पूछताछ करनी है। तो आकाश मंडल ने कहा कि हाँ वो इस बच्ची के मम्मी पापा को जानते हैं, जाहिर है तभी बच्ची उनके साथ है। तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं तो इस मामले में शामिल नहीं होना चाहता हूँ, मैं दूर से ही आपको उस बच्ची का घर दिखा दूंगा, आपको गांव के बाहर से दिखा दूंगा और आप देख लीजिएगा और फिर मैं वहाँ से चला जाऊँगा। तो पुलिस की टीम को आकाश मंडल अपने साथ लेकर गया और सुचित्रा हालदार और दीपक हालदार की झोपड़ी की तरफ इशारा करके उसने बता दिया कि यहीं पर इस बच्ची का घर है, इसके मम्मी पापा यहीं रहते हैं। इसके बाद आकाश मंडल जो है, जो ट्यूशन टीचर है, वो वहाँ से चला गया। अब पुलिस की टीम ने फिर से लोकल पुलिस से मदद लेने का फैसला किया और 2 पुलिस ऑफिसर्स को या 2 लोगों की टीम को बेंगलुरु पुलिस ने वहाँ बुलवाया और ये कहा कि वो एक केस के मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ट्रिपल मर्डर वाली बात भी क्लियर कट तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस को नहीं बताया, अलबत्ता केस नंबर ज़रूर बताया
एफआईआर नंबर बताया, लेकिन ट्रिपल मर्डर है और इतना सीरियस मामला है इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस को ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिम बंगाल की पुलिस के थ्रू ही ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए और पता चला जिसको पकड़ने जा रहे हैं वो पहले ही फरार हो जाए, क्योंकि इससे पहले उनका एक्सपीरियंस पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ अच्छा नहीं था। तो ऐसे में जो बेंगलुरु की पुलिस टीम थी उसने 2 और लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलकर सुचित्रा हालदार और उसके पति दीपक हालदार के घर पर दबिश दी। वहाँ पर सुचित्रा और दीपक मिल तो गए, लेकिन यहाँ पर पुलिस को जोर का झटका लगा। झटका ये लगा कि जिस आदमी को वो दीपक समझ रहे थे वो आदमी अपना नाम राहुल बता रहा था, और जिस महिला को वो सुचित्रा समझ रहे थे वो महिला अपना नाम सुजाता बता रही थी। यहाँ तक कि जिस बच्ची को वो सुचित्रा और दीपक की बेटी समझ रहे थे उस बच्ची का नाम भी कुछ और रखा हुआ था। और ये जो राहुल और सुजाता थे इन्होंने अपना आई कार्ड भी पुलिस के सामने पेश किया, ये बताते हुए कि वो किसी सुचित्रा को या दीपक को नहीं जानते हैं, उनका नाम तो राहुल और सुजाता है, ये रहा मेरा आई कार्ड, आधार कार्ड, ये सब उन्होंने पुलिस के सामने पेश कर दिया। लेकिन पुलिस को शक तो था, क्योंकि पुलिस ने उस तस्वीर के सहारे यहाँ तक पहुँची थी, जो तस्वीर पुलिस को बेंगलुरु से ही मिली थी, और पुलिस को ऐसा लग रहा था कि इतने दिनों के बाद इस बच्ची के सहारे से अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं और चेहरा भी इनका मिल रहा है, हुलिया भी यहाँ इनका मिल रहा है, बस ये नाम अलग बता रहे हैं, पहचान अलग बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनकी बातों पर आंख मूंद कर यकीन किया जाए और यहाँ से वापस चले जाएं। कुछ इस मामले में दाल में काला ज़रूर है। तो बेंगलुरु पुलिस ने तय किया कि ठीक है, आपका नाम बेशक राहुल और सुजाता हो, लेकिन हम आपके घर की तलाशी लेंगे। अब पुलिस की टीम जब वहाँ पहुँची तो झोपड़ी की तलाशी ली। झोपड़ी में जो कुछ चीज़ें, संदिग्ध आर्टिकल्स जो मिलने थे, जो चोरी हुए थे, वो तो मिले ही, लेकिन उसके साथ साथ वो तस्वीर की एक कॉपी भी मिली, जो तस्वीर ऑलरेडी पुलिस के पास मौजूद थी, यानी जिसमें सुचित्रा, उसका पति दीपक और वो 5 साल की बिटिया नजर आ रही थी, उसकी एक कॉपी इनके घर से भी बरामद हो गई। अब ये अपने आप में एक बड़ा एविडेंस था, जिससे ये पता चला कि ये दोनों कोई और नहीं बल्कि दीपक और सुचित्रा ही हैं, जिन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल और सुजाता रख लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके पास ये तस्वीर कहाँ से होती, जो दीपक और सुचित्रा की तस्वीर ये लोग खुद बेंगलुरु से लेकर आए थे, उसी की एक कॉपी इनके पास कहाँ से आई। तो ये बात एक तरह से देखा जाए तो प्रूवन फैक्ट थी। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को तो वहाँ से अरेस्ट किया ही, पति पत्नी को। इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने 2 और लोगों के नाम बताए और बताया कि हाँ, उस दंपति और उनके बेटे के मर्डर के मामले में 2 और लोगों ने भी इनकी मदद की थी। इनमें एक का नाम है मोहम्मद सरबल और एक का नाम है बिदान शिकारी। एक और भी आरोपी है जिसका नाम है प्रदीप नस्कर, लेकिन वो वहाँ मौके पर नहीं था, बंगाल में नहीं था, वो वहाँ से फरार हो चुका था। तो पुलिस ने क्या किया, दीपक हालदार, उसकी पत्नी सुचित्रा हालदार और 2 और आरोपी मोहम्मद सरबल और बिदान शिकारी, इन चारों को पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार किया। इनके घर की तलाशी ली और तलाशी में जो सचदेवा परिवार के पास से लूटी गई कुछ चीज़ें थी, जेवरात वगैरह थे, वो सारी चीज़ें, आर्टिकल्स वगैरह पुलिस ने रिकवर किए और इन चारों को लेकर पुलिस की टीम आखिरकार एक विजयी भाव से, एक कामयाबी के भाव से वापस बेंगलुरु लौट कर आई। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। 45 यानी 45 अलग अलग सबूत कोर्ट में पेश किए और 33 लोगों को, मतलब विटनेसेस को वहाँ मौके पर पेश किया, जिन्होंने अपनी कोर्ट में गवाही दी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको जानकर हैरानी होगी कि लोअर कोर्ट ने इस मामले में आरोपियों को बरी कर दिया। ये कहते हुए बरी कर दिया कि इस मामले में पुलिस ने बेशक बहुत गहराई से तफ्तीश की और बहुत सारे कोरोबोरेटिव एविडेंस जुटाए, लेकिन फिर भी डाउट इस मामले में है कि क्या वाकई ये लोग मर्डर केस में इन्वॉल्व हैं या नहीं, क्योंकि कोई चश्मदीद इस मामले का मौजूद नहीं है और इन चीज़ों को स्टैब्लिश पूरी तरह से नहीं किया जा सकता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए इन सारे आरोपियों को जो है वो बरी किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इससे बेंगलुरु पुलिस को बहुत झटका लगा, बहुत सदमा भी लगा, और ख़ासकर मिस्टर पुवैया को ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने दिन रात एक करके और महीनों महीनों पश्चिम बंगाल में रह के और एक अच्छी ज़िंदगी छोड़कर बहुत स्ट्रगल करते हुए इस केस को सॉल्व किया था। तो उनको बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर्स से बातचीत की और बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अपील दाखिल की और अपील दाखिल करते हुए उन्होंने सारी बातें कोर्ट को नए सिरे से बताई। चार्जशीट में जो तथ्य लिखे हुए थे वो तो बताया ही, 45 सबूत जो सीन ऑफ क्राइम से पुलिस ने रिकवर किए थे वो दिए। इसके अलावा 33 गवाहों की जो टेस्टिमनी थी वो हाईकोर्ट के सामने रखी, और जो बेंगलुरु पुलिस के वकील थे उन्होंने एक लास्ट सीन थ्योरी के बारे में हाईकोर्ट को जानकारी दी। ये लास्ट सीन थ्योरी क्या थी? ये थ्योरी ये थी कि 15 फरवरी की सुबह जब रोज़ की तरह
अखबार डालने वाला एक शख्स जिसका नाम विजय कुमार है, वो विजय कुमार 15 फरवरी 2009 की सुबह जब सचदेवा परिवार के घर अखबार डालने के लिए आया था, तब उसने देखा था कि उनके घर में उनकी जो मेड सर्वेंट है सुचित्रा हालदार, वो काम कर रही है और उनके घर के बाहर 3 लोग खड़े हैं। उन 3 लोगों में एक आदमी तो उस मेड सर्वेंट का पति दीपक हालदार है और बाकी के 2 लोगों को वो नहीं पहचानता था। तो विजय ने ये बात कोर्ट में बताई और एक गवाह के तौर पर उसने ये सारी बातें बताई थी। जब विजय से बाकी 2 लोगों की तस्वीर दिखाकर कोर्ट में पहचान करवाई गई तो विजय ने कहा कि हाँ, इन लोगों को भी उसने 15 फरवरी 2009 की सुबह सचदेवा परिवार के घर के बाहर देखा था, यानी जिस दिन इस कत्ल के मामले का खुलासा हुआ उसके ठीक एक दिन पहले। ये एक ऐसा क्रूशियल लास्ट सीन सीक्वेंस था जिसमें एक आदमी कत्ल से ठीक पहले उस परिवार के बाहर सस्पेक्टेड किलर्स को देखता है और उसके बाद उस दंपति की हत्या हो जाती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि उनका कत्ल 15 फरवरी की सुबह को ही हुआ था। ऑफ कोर्स 6:15 बजे जब विजय ने उस परिवार को देखा था उसके बाद हुआ था। तो इससे ये बात साबित हुई कि हत्या से ठीक पहले वहाँ पर सुचित्रा हालदार, उसका पति और उसके पति के कुछ जानने वाले लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे। तो इस तरह से हाईकोर्ट ने इस थ्योरी को सही माना, उससे कन्विंस्ड हुआ हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट ने इस मामले में जो 4 आरोपी है जिन्हें गिरफ्तार किया था उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। और वो सज़ा 2006 की ये घटना है, 2009 की ये घटना है, और अब जाकर इस मामले में सज़ा सुनाई गई है 2026 को 27 फरवरी को, यानी पिछले महीने की बात है, 27 फरवरी। अब सवाल यह है कि इन्होंने जो मर्डर किया था वो क्यों किया था और पुलिस की पूछताछ में इन्होंने क्या बातें बताई थी। तो पुलिस की पूछताछ में उन्होंने बताया था कि मर्डर का इरादा जो है लूटपाट करने का था, घर की कीमती चीज़ें गायब करने का था। इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने इस घर पर धावा बोला था। तो 15 फरवरी 2009 की सुबह रोज़ की तरह सुचित्रा हालदार सचदेवा परिवार के यहाँ काम करने के लिए आई थी। वो काम कर रही थी, डस्टिंग क्लीनिंग में लगी हुई थी, घर की साफ़ सफाई कर रही थी। दरवाज़ा खुला हुआ था और जैसा कि आपको मैंने बताया, सुचित्रा का पति दीपक अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर खड़ा था। और इसके बाद इन लोगों ने मौका मिलते ही पहले जो सचदेवा दंपत्ति है उनमें जो महिला है रीटा सचदेव, उनको पहले उन्होंने ओवरपावर किया, उनकी गला घोंटकर हत्या की। और उसके बाद तब जो बुज़ुर्ग प्रोफेसर साहब हैं, प्रोफेसर पुरुषोत्तम लाल सचदेव, वो सो रहे थे, उनको उन्होंने नींद की हालत में ही उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद उनके स्पेशल चाइल्ड जो 35 साल का बेटा था उसकी जान ली, उसका भी नाम दीपक है। और उसके बाद इन लोगों ने सचदेवा परिवार के यहाँ लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद सारी कीमती चीज़ें लेकर फरार हो गए। ये इतने शातिर थे कि उन्होंने पहले तो अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ ही कर लिया था और उसके बाद शायद सिम कार्ड वगैरह और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, फेंक दिया था। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में जाकर उन्होंने अपना नाम वगैरह भी बदल लिया, पहचान बदल ली, और वो इस उम्मीद में थे कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले की छानबीन की, जांच की, आखिरकार उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि लोअर कोर्ट ने इस मामले में उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए बरी कर दिया था। उस मामले को भी चैलेंज किया और हाई कोर्ट से गुनहगारों को उनके किए की सज़ा दिलाई। तो ये थी पूरी इन्वेस्टिगेशन की कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।